हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है 28 फरवरी। तो एससीईआरटी की बुक्स के साथ ज़रूर बने रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, आपका जो क्वेश्चंस हैं सोशल स्टडी के या हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एससीईआरटी की बुक से ज़रूर मिलने वाले हैं। तो हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ चुके हैं। कक्षा 8 की ये पुस्तक है और एससीईआरटी की बुक है, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कक्षा 8 के पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के महत्वपूर्ण तथ्य। लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको मिलते हैं ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप टारगेट सीटेट जनवरी 2021 को लेकर चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट किया गया है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स हैं और ये सब सीटेट के लिए हो रहा है। यहाँ पर आपको मैथ्स, हिंदी, ईवीएस, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, एसएसटी सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। टाइम भी आपको बता दिया गया है किस सब्जेक्ट का जो लाइव क्लास है वो किस टाइम पर चलेगी, तो आप उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीटेट मेगा कार्निवल भी चल रहा है जो कि 5 दिन चलेगा, 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। इसमें 50 क्लासेस होंगी जो कि टॉप 50 एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ये स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री होंगी, लाइव क्लास होंगी। 23 दिसंबर वेडनेसडे को 10 स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे, 24 दिसंबर को 10 कंटेंट थ्योरी सेशंस होंगे, 25 दिसंबर को 10 पेडागोजी सेशंस होंगे, 26 को एमसीक्यू सेशंस होंगे और 27 को पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन होने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहें, बिल्कुल फ्री हैं, तो आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इस कार्निवल को ज्वाइन करने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा जिसमें आपको लिखना है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तो आपका ये कोर्स बिल्कुल फ्री ज्वाइन हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप टेस्ट, क्विज कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आपसे अनलॉक कोड पूछा जाता है तो आप उसमें प्रतीक्षा टेट लिखकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो। इसके साथ ही बता दूं, अगर सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए तो बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप जितने चाहें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने चाहें कोर्सेज़ हैं, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो, जितने भी कोर्सेज़ हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। आपको हर कोर्स के लिए बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वह कोर्स 450 रुपये पर मंथ पे पड़ेगा जो कि एक महीने का 1200 रुपये में है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बस एक बार सब्सक्राइब करना है, सभी कोर्स आप पढ़ सकते हैं। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन ओनली ऑन अनअकैडमी। तो चलते हैं थर्ड चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। तो यहाँ पर आपको युद्धों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर के राजा थे हैदर अली, लेकिन हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें जो तीसरा और चौथा युद्ध की बागडोर थी वो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा संभाली गई थी। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं चैप्टर के बारे में कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो मैसूर, हैदराबाद और मराठा थे वो आपस में युद्ध कर रहे थे और ये युद्ध का जो कारण था वो होता था कि सीमा का उन्हें विस्तार करना है या फिर उत्तराधिकारी के लिए संघर्षरत रहते थे। जो पार्टी कमज़ोर होती थी वो अंग्रेज़ों के शरण में चली जाती थी और अंग्रेज उनकी मदद तो करते थे लेकिन उनसे रियायतें मांगते थे, राज्य का कुछ भाग मांग लेते थे और जो शासक थे वो क्या हो जाते थे, अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते थे और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ हमेशा से उठाते रहे। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत भी अपने राज्य में भारत के कई राज्यों को मिलाया, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति,
कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना, फूट डालो राज करो की नीति, इस तरह की कूटनीतियों से काफ़ी सारे राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया गया, जिसमें एक राज्य मैसूर था। मैसूर के राजा, जैसा कि मैंने कहा, हैदर अली थे। पहले वो एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मैसूर को जीत लिया और अपनी जो साम्राज्य है उसका विस्तार भी किया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो पहला युद्ध हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब है अंग्रेज और मैसूर युद्ध यानी कि मैसूर के राजा। तो इस समय मैसूर के राजा हैदर अली थे। 1767 से 1769 तक ये युद्ध चला। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई और इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया और विपत्ति के समय एक दूसरे का साथ देने का वचन भी दिया गया। लेकिन दूसरा भी एक आंग्ल युद्ध हुआ। दूसरा क्या कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध होने का? जबकि अंग्रेजों ने हैदर अली को वचन दिया था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब क्या हुआ कि 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने, जैसा कि संधि में कहा गया था कि एक दूसरे की सहायता देंगे, तो अंग्रेजों ने वो सहायता हैदर अली को नहीं दी, जिससे गुस्सा होकर हैदर अली ने अंग्रेजों पर यानी कि कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित करके अर्काट जीत लिया। तो इसके चलते द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसके बाद 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब हैदर अली की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, आपने काफ़ी नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का, तो ये हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली के पुत्र ने 1 वर्ष तक युद्ध को जारी रखा, जो द्वितीय युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध। अब दोनों पक्षों के बीच 1784 में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत को लौटा दिया। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। अब कौन राजा बन चुका था? अब बन चुके थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1790 से 92 तक यानी कि 2 वर्ष तक चला। जब टीपू सुल्तान को लगा कि भाई अब वो जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने एक और संधि की अंग्रेजों से और उस संधि को कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्योंकि मराठा तथा निजाम की सहायता से अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की थी। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि वह युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, जिसमें टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। इसके अलावा 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार भी अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1799 में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई थी और इसी योजना को सहायक संधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता था? सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगे। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था और इन शासकों को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भी रखनी पड़ती थी। तो ये सारे नियम थे सहायक संधि के अंतर्गत। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रहा है। तो 1799 में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। किसने? वेलेस्ली ने, क्योंकि वेलेस्ली ने ही सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था, जो टीपू ने अस्वीकार कर दिया, तो उस पर
दोष लगा दिया गया। 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और इसी के साथ जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जो कि 1799 में हो रहा था वो वहीं पर उसी साल समाप्त हो गया और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो टीपू सुल्तान ने जो संधि थी वेलेस्ली की सहायक संधि उसे अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि वह हमेशा से एक ही बात कहता था कि वह एक शेर है और एक शेर की तरह ही एक दिन जीना बेहतर रहता है। यानी कि आप एक दिन भी जी रहे हैं तो उसे बिल्कुल शेरों की तरह जिए, लेकिन भेड़ की तरह अगर आपको लंबी जिंदगी मिल भी जाए तो आपको जीना जो है वो बिल्कुल बेकार है। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं होता। अब आप एक दिन राजा की तरह जी रहे हैं और पूरी ज़िंदगी किसी का गुलाम बन के जी रहे हैं, तो आप कौन सी ज़िंदगी जीना बेहतर समझेंगे? राजा वाली? ऑब्वियस सी बात है। तो वो हमेशा से यही सोचता था और उसी तरह से उसने सहायक संधि को अस्वीकार किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मराठों से भी संघर्ष अंग्रेजों का रहा। मुगल साम्राज्य की पतन अवस्था में मुगलों की केंद्र सत्ता निर्बल और प्रभावहीन हो चली थी और उधर मराठा संघ जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ये आप ध्यान रखिएगा, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के कौन से हैं? गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ये मैचिंग में आ जाते हैं एग्जाम में। मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख कौन होता था? पेशवा, यानी कि राजा को वो पेशवा कहते थे। उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया। तो ये याद रखिए, मराठा संघ की सेनाओं को 1761 में किसने युद्ध में पराजित किया, या फिर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब आपका आंसर क्या होगा? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। जिससे क्या हुआ? मराठा शक्ति जो है वो बहुत क्षीण हो गई, यानी कि कमज़ोर पड़ गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना पर केंद्रित होने लगा और पेशवा पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध कर दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया गया और उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी और इसके लिए क्या हुआ? पहला मराठा युद्ध हुआ अंग्रेजों और मराठों के बीच, जो 7 वर्षों तक चलता रहा। किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व और मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों की अधिक चल ना सकी और अंत में सालबाई नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच एक संधि हुई, जिसे हम सालबाई की संधि कहते हैं। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल फिर से मंडराने लगे। इसके बाद होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण, तो अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया और सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उन्हें किसके लिए मना लिया? सहायक संधि के लिए मना लिया। अब लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध हुआ और इसमें किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध भी किया, जो कि 1804 से 5 तक चला, जिसमें अंग्रेज सफल रहे और दोनों के बीच राजपुर घाट
की संधि हो गई। तो ये हम बात कर रहे हैं तृतीय मराठा युद्ध की। चौथा मराठा युद्ध कब हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेजी रेजिडेंट और नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों और अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था जो कि 1817 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई और सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। तो सहायक संधि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डलहौजी की विलय नीति के बारे में। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेस्ली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई और इस नीति के अंतर्गत उसने नियम घोषित किए कि भारत के जिन जिन राज्यों को कोई पुत्र ना हो वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया और इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, बघाट, संभलपुर और झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां भी समाप्त कर दी गईं। तो यहाँ पर कुछ युद्ध दे रखे हैं जिन्हें हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक एक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन युद्धों के बारे में अपलोड कर दूँगी जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर डलहौजी की हड़प नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में अंग्रेज़ों की जो विजय हुई वो बंगाल से प्रारंभ हुई और इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हुई। अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत हो चुकी थी। उनके पास जहाजी बेड़ा था लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे और इसके कारण उनके पास रसद और सैनिक का कभी भी अभाव नहीं होता था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी अपनाई और इस तरह से उन्होंने भारत पर धीरे धीरे राज्य किया। तो दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पी, एक बार नज़र डाल लेते हैं। विलय नीति का संबंध किससे है? विलय नीति का संबंध नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो विलय नीति डलहौजी से संबंधित है और सहायक नीति वेलेस्ली से, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में, ये मैंने जब हम पढ़ रहे थे तब बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अहमद शाह अब्दाली ने, ऑप्शन क जो है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर चैप्टर एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और जो युद्ध बचे हैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।